हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। केमिकल काइनेटिक्स के आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी टर्म से हम सब फैमिलियर है और इस टर्म को समझने के लिए पहले आप ये देखिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कुछ ऐसे अनस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो लगातार डिसइंटीग्रेट होते हैं, लगातार डिके होते हैं और डिके होने के बाद क्या बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कुछ हार्मफुल रेडिएशंस का एमिशन होता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, पॉजिट्रॉन। और भी रेडिएशंस हो सकती है, लेकिन हमें ध्यान किस पे देना है, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस पे। और ये जो पूरा प्रोसेस हमने डिस्क्राइब किया है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल एटम बाय इमिशन of radiation like alpha, beta and gamma, and this process is called radioactivity। अब radioactivity के लिए आपको क्या पढ़ना होगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इस प्रोसेस का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। डिफरेंशियल फॉर्म में इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन निकले के बाद उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड रेट लो पता करना पड़ेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा जा सकता है। वही सारी प्रोसेस वापस से रिपीट करनी है जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए रिपीट किया था। लेकिन उसके पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जब डिके होता है, दैट मीन्स कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस की अगर बात है तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ये सारी चीजें हम पता करेंगे और इन पे डिस्कशन भी काफी चलने वाला है। लेकिन उसके पहले आप क्या देख लो कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस पे फोकस करते हैं और ये रेडिएशंस बेसिकली क्या हैं और इनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल तो आपको पता ही है, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को। हीलियम न्यूक्लियस, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हीलियम 2+ का जो पार्टिकल है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल आप किसको बोलते हो, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की तरह ही ट्रीट करो बीटा पार्टिकल को। तो यहां पर इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -1 और मास नंबर इसका कितना होगा, 0। गामा रेडिएशंस पे आओ। गामा रेडिएशंस बेसिकली कोई पार्टिकल तो होता नहीं है ये। गामा रेडिएशंस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है और इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसी को क्या बोलेंगे, गामा रेडिएशन। अल्फा, बीटा और गामा के बारे में आपको पता चल गया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, वेलोसिटी, स्पीड। स्पीड किसका ज्यादा है, तो जो हल्का पार्टिकल होगा उसी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा स्पीड वैसे भी किसकी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट मींस कि गामा की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। अब बीटा और अल्फा पे आते हैं। अल्फा थोड़ा हैवी है, बीटा यहां पे हल्का है, तो हल्के पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो बीटा पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, सबसे कम स्पीड किसका होगा, अल्फा पार्टिकल का। नेक्स्ट, पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या हो गया, वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो एक सरफेस कंसिडर कर लो और इस सरफेस पे अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है, तो कौन सी ऐसी रेडिएशन है जो सरफेस को इजीली पेनिट्रेट करके पास हो सकती है, वही ऐसी रेडिएशन होगी जिसके पास वेलोसिटी सबसे ज्यादा, स्पीड सबसे ज्यादा है। ये रेडिएशन इजीली पेनिट्रेट करके पास हो सकता है। तो बेसिकली किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा आ जाएगा, जिसका स्पीड ज्यादा है वही ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। दैट मीन्स गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी आता है आयोनाइजिंग पावर। अब आयोनाइजिंग पावर को आप किस तरीके से देखोगे, जैसे मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल है और यहां से आप रेडिएशन पास कर रहे हो। रेडिएशन पास करने से क्या होगा, ये रेडिएशन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी प्रोवाइड करने से इन गैसियस मॉलिक्यूल्स में आयोनाइजेशन होगा। तो बेसिकली कौन सा ऐसा रेडिएशन है जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन कॉज कर सकता है। अब जैसे ही ये रेडिएशन स्ट्राइक करेगी गैसियस पार्टिकल्स को, तो इन्हें एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा। एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा कि गैसियस पार्टिकल्स आयनाइज हो जाएंगे। तो बेसिकली मॉलिक्यूल से टकराना है, गैसियस मॉलिक्यूल से टकराना है, तब जाके इसे आयनाइजेशन किया जा सकता है। तो कौन ज्यादा टकराएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है या जिसकी स्पीड कम है। जिसकी स्पीड ज्यादा है वो तो इन मॉलिक्यूल्स से टकराए बिना ही पास हो जाएगा, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, बहुत इजीली पास हो जाएगा, बहुत फास्ट मूविंग रेडिएशंस होगी। तो बेसिकली जिसकी स्पीड कम होगी, दैट मीन्स कि अल्फा पार्टिकल की स्पीड कम है, तो अल्फा पार्टिकल को जब आप यहां से पास करोगे तो ये काफी सारे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा, उसके बाद ये पास हो पाएगा। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास टकराएगा उन सभी मॉलिक्यूल्स को ये आयोनाइज कर सकता है। आयोनाइज कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा कि आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर किसका होगा, अल्फा का।
उससे कम आयोनाइजिंग पावर किसका होगा, बीटा का, और सबसे कम आयोनाइजिंग पावर है गामा का, क्योंकि गामा सबसे फास्ट मूविंग रेडिएशंस है, ये किसी पार्टिकल से टकराए बिना ही पास हो सकती है, या फिर यहां पर इन मॉलिक्यूल्स के साथ गामा रेडिएशंस का जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स है वो सबसे कम होने वाला है। तो आपने अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज देख ली। अब वापस से हम आ जाते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली किसका प्रॉपर्टी है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से ये जो रेडिएशंस निकलती है अल्फा बीटा और गामा, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होके क्या बनाता है, स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी, ये किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है, नॉर्मल रिएक्शन की तरह नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे, इफेक्ट ऑफ लाइट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे फैक्टर्स है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी किसी भी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, दैट मीन्स की प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और एक और बात, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट क्या है, गैसियस है, लिक्विड है या सॉलिड है, इस प्रॉपर्टी पे भी रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है ये डिपेंड नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस किसी भी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट कैसा है, न्यूट्रल है या आयनाइज्ड है, इस बात पे भी रेडियो एक्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी किसी भी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पर रेडियो एक्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। सेकंड, इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की क्या फिजिकल स्टेट है इस पर भी डिपेंड नहीं करता। लेट अस से कि एक्स रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ये कैसा हो सकता है, गैसियस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, आयोनाइज्ड हो सकता है, X प्लस कैटायन यहां पे प्रेजेंट हो सकता है गैसियस फॉर्म में। किसी भी तरीके से आपको सैंपल दे रखा है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड नहीं करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो ये पॉइंट हमेशा लर्न करके रखना है कि सभी रेडियो एक्टिव प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये आपको पता चल गया। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखा जाएगा। इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता चलेगा। और ऑलरेडी आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे डेवलप होगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता चल गया, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास क्या आ गया, ऑल रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस, ऑल रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट, किसी भी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव प्रोसेस का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में यहां पे बना देता हूं रिएक्शन की फॉर्म में, कि लेट अस से कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ए, क्या लिखेंगे इसके लिए, अनस्टेबल न्यूक्लियाई या अनस्टेबल एटम। इसका डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे और हार्मफुल रेडिएशंस का इमिशन होगा। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोसेस। ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहां पे आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ डेवलप होगा। ऑलरेडी वैसे हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या डेवलप होने वाला है, लेकिन यहां पर रेडियो एक्टिव प्रोसेस में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का यूज होगा। वो टर्मिनोलॉजीज हमें देखनी है। जैसे नॉर्मली आप रेट कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो टाइम तो ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन का चेंज देखते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोसेस में आपको क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स पे डील करना पड़ेगा। कि लेट अस से कि पहले 100 एटम्स हैं टाइम t इक्वल टू 0 पे, और टाइम t इक्वल टू 20 मिनट पे 100 एटम्स में से लेट अस से कि 40 एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए, तो कितना एटम्स लेफ्ट हैं, 60 एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स पे डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म नहीं आएगी, नंबर ऑफ एटम्स की टर्म आएगी।
तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आप रेट कैसे लिखोगे? क्या लिखना पड़ेगा? माइनस dn बाई dt, नंबर ऑफ एटम्स, चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम, माइनस dn बाई dt, दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आता है। यहां मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम्स आएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट एनी पर्टिकुलर टाइम t रेज टू पावर ऑर्डर कितना दे रखा है आपको? 1, क्योंकि सभी रेडियो एक्टिव प्रोसेस कैसा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है? सिंगल ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहां पे नंबर ऑफ एटम्स के लिए ही रेट डिफाइन करेंगे। अब अगली बात आती है कि नॉर्मल केमिकल रिएक्शन के लिए रेट को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन आप इंडिकेट करते हो। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके। के यहां पे क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है, तो यहां के यूज नहीं करना है, यहां पे लैम्डा यूज करना है। लैम्डा को क्या बोलेंगे यहां पे? डिके कांस्टेंट। और एन यहां पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई एट टाइम टी। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अनस्टेबल न्यूक्लियाई के कितना एटम्स प्रेजेंट है उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? एन से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डिके कांस्टेंट अपने पास क्या हो गया? लैम्डा। और रेट ऑफ डिके, दैट मींस कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात है, उसको क्या बोला जाएगा? रेट ऑफ डिके बोला जाएगा। रेट ऑफ डिके को कैसे इंडिकेट करना पड़ेगा? माइनस dn बाई dt। और एन यहां पे क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई एट एनी पर्टिकुलर टाइम t। एक और वर्ड यहां पे आता है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी बेसिकली किसको बोला जाता है? तो एक्टिविटी इसी को बोला जाता है, रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके को ही एक्टिविटी बोला जाता है। तो इस फॉर्मूले को और कैसे लिखा जा सकता है? ए एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन रेज़ टू पावर 1। एक्टिविटी आपको पता चल गया किसी भी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव प्रोसेस के लिए। अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स की जगह और क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? तो बताइए, लेट अस से कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो मास है ये W मास है। तो W मास से नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना है, तो W में मोलर मास का डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है? नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय Na, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स। तो एक्टिविटी दैट मींस रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू लैम्डा डिके कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय W डिवाइडेड बाय M इनटू Na। ये फॉर्मूला भी आप यहां पे यूज कर सकते हो। और एक बात और यहां से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल है? W के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे? W वेट ऑफ द अनस्टेबल सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय Na। यहां पर सब्सटेंस का जो मोलर मास है वो फिक्स होगा, Na आओगाद्रो नंबर फिक्स होता है, तो नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? वेट ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जितना ज्यादा वेट होगा नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ एटम्स की जगह W की फॉर्म में भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को लिखा जा सकता है, या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स की जगह वेट ऑफ अनस्टेबल सब्सटेंस, वेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब अगली बात आती है यूनिट्स की। रेडियो एक्टिव प्रोसेस के लिए आपको यूनिट देखना है, और यूनिट बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है, उस यूनिट को आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो बताइए, रेट ऑफ डिके बेसिकली क्या है? रेट ऑफ डिके कैसे इंडिकेट करते हैं? माइनस dn बाई dt। माइनस dn, माइनस तो चलो ठीक है, dn अपने पास क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। लेट अस से कि 5 सेकंड में 10 एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब रेट कितना आ गया कि 2 एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पर सेकंड में। तो यहां से आपके पास ये जो रेट आ रहा है किस तरीके से आएगा? नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड। तो इसको क्या लिखेंगे आप? DPS, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, या DPM भी हो सकता है। क्या लिखेंगे? डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट। ऐसा यूनिट की अगर बात करेंगे तो डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड ऐसा यूनिट होगा। इसको और क्या बोल सकते हैं? 1 बैक्यूरेल। ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट है। अब बात आती है अगली
कि 1 सेकंड में क्या एक ही एटम डिसइंटीग्रेट होगा, 5 एटम डिसइंटीग्रेट होंगे, 10 एटम डिसइंटीग्रेट होंगे? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में बहुत ज्यादा एटम्स डिसइंटीग्रेट होंगे। तो ये जो यूनिट है डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, ये तो बहुत ही बेसिकली छोटा नंबर आपको रिपोर्ट करेगा। और बहुत ज्यादा एटम्स अगर एक ही सेकंड में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो यहां से इस यूनिट के लिए आप सेकेंडरी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हो, जो यूनिट बेसिकली एक बहुत ही लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे कि अगला यूनिट आता है क्यूरी। कैसे इंडिकेट करते हैं? सीआई से। 1 क्यूरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस। दैट मीन्स 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। इतने सारे एटम्स एक ही सेकंड में अगर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? 1 क्यूरी। 1 मिली क्यूरी क्या होगा? मिली दैट मीन्स कि 10⁻³ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मिली क्यूरी आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.7 इंटू 10⁻7 हो जाएगा ये। अगेन 1 माइक्रो क्यूरी क्या हो सकता है? माइक्रो के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻4। तो 1 माइक्रो क्यूरी कितना हो जाएगा? 3.7 इंटू 10⁻4 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड जिसको क्या बोलते हैं? 1 बैक्यूरेल भी बोलते हैं। ये ऐसा यूनिट है। और इसके अलावा और यूनिट क्या है? क्यूरी। ठीक है, यूनिट आपने डिफाइन कर लिया। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस है, इसके लिए आपने जनरल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। अब इस जनरल रिप्रेजेंटेशन में आपको यह पता करना है कि इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होगा और इंटीग्रेटेड फॉर्म को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेडियो एक्टिव प्रोसेस को कैसे लिखा जाता है? -dN/dt दैट इज इक्वल टू λN। एन यहां पे क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट एनी पर्टिकुलर टाइम t। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? -dN/n दैट इज इक्वल टू λdt। इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा? 0 to 2 तक। ये कहां से होगा? n0 से लेके nt तक। और nt को बेसिकली आप क्या बोलना? n ही बोलना। अगेन -ln n0 to nt दैट इज इक्वल टू λt। अब यहां पर लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन क्या आएगा? माइनस ऑलरेडी है, ln nt माइनस ln n0 दैट इज इक्वल टू λ इंटू टी। माइनस अंदर चला जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ln n0 डिवाइडेड बाय nt दैट इज इक्वल टू λt। अब ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेडियो एक्टिव प्रोसेस के लिए जो फॉलो होता है उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बन गया। क्या क्या टर्म्स हैं? n0 है, nt है, लैम्डा है, t है। t क्या हो गया? टाइम। लैम्डा क्या हो गया? डिके कांस्टेंट। n0 क्या हो गया? कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के इनिशियली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। nt क्या हो गया? कि टाइम t पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कितने एटम्स प्रेजेंट है। nt को हम n भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला और क्या बन जाएगा? n0 डिवाइडेड बाय n, लॉग के अंदर है ये, इनटू λt। लैम्डा डिके कांस्टेंट है यहां पर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने डेवलप कर लिया। इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। यूजुअली केमिकल रिएक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका आता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का। यहां कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स है। तो यहां ग्राफ किसका डेवलप करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वर्सेस टाइम। n वर्सेस t आपको प्लॉट करना पड़ेगा। तो n वर्सेस t के लिए पहले आप इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन बेसिकली क्या हो सकता है? ये e⁻λt दैट इज इक्वल टू n0 डिवाइडेड बाय n। n इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? n0 e⁻⁻λt। n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा बेसिकली यहां पे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो n वर्सेस t, शुरुआत में t का वैल्यू कितना है? 0। तो नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली कितने प्रेजेंट होंगे? e⁻0 1 हो गया, n0 प्रेजेंट है, ये हमें ऑलरेडी पता है। और यहां से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। और इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी आपने ग्राफ डेवलप किया था, लेकिन वहां पर केमिकल रिएक्शंस के केस में किसको प्लॉट किया था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। यहां पे क्या प्लॉट करना है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वर्सेस टाइम। ये ग्राफ तो यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन अगर आपको लाना है, स्ट्रेट लाइन लाना है तो क्या करना पड़ेगा कि कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? ln n0 माइनस ln n दैट इज इक्वल टू λt। ln n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ln n0 माइनस λt।
अब यहां से देखिए कि लॉग नंबर ऑफ एटम्स और टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच में ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में एलन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो भी स्ट्रेट लाइन ही आता था। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ये एलन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अनस्टेबल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वर्सेस टाइम। कहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, एलन एन नॉट से ग्राफ स्टार्ट होगा। ये अपने पास वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, स्लोप इसकी क्या है माइनस लैम्डा, और इसके बाद ये ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या नोटिस करना होगा कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस के लिए बेसिकली हाफ लाइफ क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो आपको पता है, केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या आता है, Ln2 डिवाइडेड बाई के। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। यहां पे क्या आ जाएगा, Ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा क्या होगा, डिके कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ की अगर बात करें टी हाफ, तो हाफ लाइफ पे हाफ ऑफ द रिएक्टेंट विल रिएक्ट, दैट मींस हाफ ऑफ द एटम्स विल डिसइंटीग्रेट। तो इनिशियली कितने एटम्स है, n0 बाई 2 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो टी हाफ पे बेसिकली कितना एटम्स यहां पे लेफ्ट होंगे, n0 बाई 2। कैसे लिख सकते हैं, n टी हाफ। फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ln n0 डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल टू लैम्डा t। ln n0 डिवाइडेड बाय n0 डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा इंटू टी हाफ। तो ये कितना हो गया, Ln2 हो गया, लैम्डा यहां डिवाइड में ले आओ तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी हाफ की वैल्यू आ गई। जो टी हाफ की वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कितना आ जाएगा, Ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा यहां पे डिके कांस्टेंट है। एक बात और नोटिस कर लो, ऑलरेडी आपको पता है ये सारी बातें, कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो टी हाफ की वैल्यू है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहां पे किस पे डिपेंड नहीं करेगा कि इनिशियली रेडियो एक्टिव सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा। इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कहीं पर भी आपको n0 की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। ये सारी बातें आपने देख ली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। रेडियो एक्टिव प्रोसेस के लिए एक नया टर्म और डिफाइन करना है, दैट इज एवरेज लाइफ। अब एवरेज लाइफ को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या डेवलप होगा। कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम कंसिडर करते हैं, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के सैंपल में काफी एटम्स हैं और ये एटम्स सभी डिसइंटीग्रेट होकर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो हर किसी एटम का डिसइंटीग्रेट होने में जितना भी टाइम लग रहा है, इन सारे टाइम्स की वैल्यू को सम करो और टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करो। ऐसा करने से आपके पास एक एवरेज टाइम आएगा और इसी एवरेज टाइम को आप क्या बोलोगे, एवरेज लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सैंपल। तो एवरेज लाइफ का जो फॉर्मूला है ये डिराइव नहीं किया जाएगा, केवल आप इस एक्सप्रेशन को पता रखो, एवरेज लाइफ विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन डिके कांस्टेंट। और चाहे तो एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ ऑफ सैंपल के बीच में आप एक रिलेशनशिप बता सकते हो, क्योंकि हाफ लाइफ की वैल्यू भी आपको पता है Ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा और एवरेज लाइफ का वैल्यू कितना है 1 अपॉन लैम्डा। तो एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ दोनों के बीच में एक रेशियो का वैल्यू आप बता सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बात और देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ का वैल्यू लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ बेसिकली आपने क्या लिखा हुआ है, ln n0 डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू t। यहां पर नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू पुट करनी होती है टाइम t इक्वल टू 0 पे और टाइम t इक्वल टू t पे। तो नंबर ऑफ एटम्स की जगह क्या वेट ऑफ द सैंपल भी पुट किया जा सकता है क्या, बिल्कुल। जितना ज्यादा सैंपल का वेट होगा उसमें उतने ही ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे। लेट अस से कि एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस को मैं यहां पे वापस से डिफाइन कर देता हूं कि ए एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियली इसका वेट कितना है, टाइम t इक्वल टू 0 पे W0 और टाइम t इक्वल टू t पे इसके वेट में कितनी कमी आ जाती है, W0 माइनस x। तो जब W0 वेट है यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। कैसे निकालेंगे, n0 की वैल्यू क्या होगी, W डिवाइडेड बाय m, नंबर ऑफ मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ns है, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सिमिलरली W0 माइनस x, ये टाइम t पे इसका वेट है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम t पे जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे कैसे निकालेंगे, टोटल वेट में मोलर मास का डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल को ns से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, W0 माइनस x डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय n है। तो n0 और nt की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला है ये W और W0 माइनस x में आ जाएगा। तो क्या आ सकता है ये, ln n0 की जगह क्या पुट करेंगे, W डिवाइडेड बाय m इंटू n है।
एनटी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डब्ल्यू नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एम इंटू एन ए दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी। मोलर मास और एन ए की जो वैल्यू है ये कट जाएगी, बाकी क्या बचेगा, एल एन डब्ल्यू नॉट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नॉट माइनस एक्स दैट इज लैम्डा टी। और वैसे भी हमें पता था कि जितना ज्यादा रेडियो एक्टिव सैंपल का मास होगा उतने ज्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स और सैंपल का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ एटम्स की जगह सैंपल का मास भी रखा जा सकता है। इनिशियली सैंपल का मास कितना होगा, डब्ल्यू नॉट ग्राम, इसके बाद सैंपल का मास कितना होगा, डब्ल्यू नॉट माइनस एक्स ग्राम। यहां से अगर आपको डब्ल्यू नॉट और डब्ल्यू नॉट माइनस एक्स का वैल्यू भी दे रखा है तो भी आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। और डब्ल्यू नॉट माइनस एक्स का वैल्यू नहीं दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू दे रखा है, तो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू को यूज करके भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस में नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग वर्ड से हम सब फैमिलियर हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक को यूज करके किसी भी ओल्ड सैंपल की लाइफ कैलकुलेट करते हैं। सैंपल 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, सैंपल का एज अगर आपको पता करना है तो कार्बन डेटिंग टेक्निक को यूज किया जा सकता है। क्या कार्बन डेटिंग टेक्निक से सभी टाइप के सैंपल का एज आ सकता है क्या, नहीं। सैंपल कैसा होना चाहिए, कार्बन बेस्ड होना चाहिए, सैंपल के अंदर कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब डेड एनिमल हो गया, डेड प्लांट हो गया या फॉसिल फ्यूल, इनकी लाइफ अगर आपको पता करनी है तो कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज किया जा सकता है। अगली बात है कि कार्बन डेटिंग टेक्निक का जो कंसेप्ट है ये क्या होगा, तो सबसे पहले ये बताते हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, नेचुरली अकरिंग 3 आइसोटोप है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। कार्बन 12 आइसोटोप सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा इसकी अबंडेंस भी है। कार्बन 12 आइसोटोप स्टेबल होता है तो ये डिसइंटीग्रेट होकर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। कार्बन 14 आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, बहुत कम अवेलेबल है और रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव है मतलब कंटिन्यूअस डिसइंटीग्रेशन से ये कार्बन 12 दैट मीन्स कि स्टेबल आइसोटोप में कन्वर्ट हो रहा है और इस प्रोसेस में कुछ हार्मफुल रेडिएशंस का इमिशन भी हो रहा है। ठीक है, अब यहां से कंसेप्ट देखना कि नेचर में कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो है ये मेंटेन्ड है। नेचर में मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेश वुड पीस की बात कर रहे हैं या लिविंग कार्बन सैंपल की अगर आप बात करो तो इसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो है ये मेंटेन्ड है। तो यहां पे एक बात ये आ सकती है, हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो है ये मेंटेन्ड कैसे होगा। कार्बन 14 तो रेडियो एक्टिव है, फटाफट डिसइंटीग्रेट होकर क्या बनाएगा, कार्बन 12। कार्बन 14 का अमाउंट कम होगा, कार्बन 12 का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा, तो ये रेशियो बेसिकली डिक्रीज होना चाहिए। फिर भी बोल रहे हैं कि फ्रेश वुड पीस में ये रेशियो मेंटेन्ड होता है, तो मेंटेन होने का एक रीजन है। अपर एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो यहां नाइट्रोजन एटम न्यूट्रॉन के साथ कोलाइड करके कार्बन 14 रीजनरेट करेगा। कार्बन 14 रीजनरेट हो गया तो कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो है फ्रेश वुड पीस सैंपल में ये मेंटेन रहेगा, इसीलिए डिसइंटीग्रेशन का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर कार्बन 14 के जितने भी एटम्स हैं या कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो है इसके रेस्पेक्ट में आपने बोल दिया कि इसकी एक्टिविटी कितनी है, ए नॉट टाइम टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब ओल्ड पीस की बात करते हैं। ओल्ड पीस मतलब कि बेसिकली डेड कार्बन का सैंपल है और यहां पर कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट होके क्या बनाएगा, कार्बन 12 बनाएगा। तो कार्बन 14 का अमाउंट कम होगा, कार्बन 12 का अमाउंट ज्यादा होगा। एक तरीके से कार्बन 14 और कार्बन 12 का ये जो रेशियो है ये डिक्रीज होगा और कार्बन 14 का अमाउंट कम होगा, इसीलिए इसके रेस्पेक्ट में जो एक्टिविटी आएगी इसको क्या बोल दिया, एटी। इनिशियल एक्टिविटी आपको पता है, टाइम टी पे एक्टिविटी पता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको यूज करना है फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोसेस कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है। और यहां पर रेडियो एक्टिव प्रोसेस क्या है कि कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट होके बेसिकली स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। तो एक्टिविटी ए नॉट को और एक्टिविटी ए टी को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में यूज करो तो टाइम टी का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, ln n नॉट डिवाइडेड बाई एन टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी। लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट, टी क्या है, टाइम है, एन नॉट और एन टी क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, और टाइम टी पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन है, कार्बन 14। तो कार्बन 14 का अमाउंट आपको नहीं दे रखा है, कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन 14 का जो अमाउंट है वो बेसिकली किसको प्रोपोर्शनल करेगा, एक्टिविटी ए नॉट को या एक्टिविटी ए टी को। टाइम की बात है, टाइम टी इक्वल टू 0,
फ्रेश वुड पीस सैंपल में कार्बन 14 का अमाउंट ज्यादा होगा तो उसके लिए एक्टिविटी कितनी आ जाएगी, A0। डेड वुड पीस के सैंपल में कार्बन 14 का अमाउंट कम होगा तो उसके लिए एक्टिविटी कितनी आ जाएगी, 80। तो क्या लिख सकते हैं, N0 will be proportional to A0 and T will be proportional to AT, that is equal to lambda into T। अब लैम्डा की वैल्यू क्या से आएगी, लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट है और कार्बन 14 का जो डिके हो रहा है इसके लिए हाफ लाइफ की वैल्यू हमें पता है। हाफ लाइफ की वैल्यू से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू। बताइए हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है, ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और टी हाफ लाइफ कार्बन 14 का होता है 5770 ईयर्स। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फ्रेश वुड पीस का एक्टिविटी आपको पता है, डेड वुड पीस का एक्टिविटी पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, तो टाइम टी इक्वल टू आप कैलकुलेट कर लोगे। और इस प्रोसेस से, कार्बन डेटिंग प्रोसेस से, कार्बन बेस्ड सैंपल का लाइफ इस तरीके से पता किया जा सकता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस में नेक्स्ट टॉपिक है एज ऑफ रॉक्स। रॉक्स का जो सैंपल है इसकी एज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस एक्सपेरिमेंट पे हम ध्यान देंगे। जैसे मान लो कि कोई रॉक है और रॉक फॉर्मेशन दैट मीन्स कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे इस रॉक के सैंपल के अंदर केवल क्या प्रेजेंट है, यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 का मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा यूरेनियम 238 रेडियो एक्टिव मटीरियल है तो डिसइंटीग्रेट होकर क्या बनाएगा, स्टेबल आइसोटॉप बनाएगा। और यहाँ पर स्टेबल आइसोटॉप किसका बनता है, लेड का बनता है। तो जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा अब रॉक के अंदर यूरेनियम का अमाउंट कम होता जाएगा और लेड का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे अपने पास ये रॉक का सैंपल है और रॉक के सैंपल में लेड कितना है और यूरेनियम कितना है ये आपको पता है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे रॉक के सैंपल में लेड कितना है और यूरेनियम कितना है ये पता है। इनिशियली कितना यूरेनियम होगा ये तो पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे रॉक का सैंपल अपने पास आया है, इसको एग्जामिन करके ये बताया जा सकता है कि लेड कितना और यूरेनियम कितना है। लेड और यूरेनियम आपको पता है और इससे आप ये पता करोगे कि इनिशियली केवल यूरेनियम कितना प्रेजेंट था। ये अगर आपको पता चल गया तो यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम एंड टाइम टी पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम की वैल्यू पुट करोगे तो टाइम टी का आंसर आपको पता लगेगा। तो पहले यूरेनियम 238 के डिसइंटीग्रेशन का इक्वेशन हम देख लेते हैं। इनिशियली रॉक के सैंपल में केवल कौन प्रेजेंट है, यूरेनियम 238। 92 इसका एटॉमिक नंबर है, 238 मास नंबर है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या बनाएगा, स्टेबल आइसोटॉप Pb। 82 एटॉमिक नंबर है, 206 मास नंबर है, प्लस अल्फा रेडिएशन प्लस बीटा रेडिएशन। अल्फा और बीटा रेडिएशन यहाँ पे एमिट होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना है। अल्फा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, हीलियम 2 प्लस, और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है -1 0। इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। बैलेंस करो तो आपको पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल कितने हैं। मास नंबर है 238, मास नंबर है 206, तो कितने मास नंबर का डिफरेंस है, 32। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। 32 मास नंबर का जो डिफरेंस है वो सेटिस्फाई हो गया है। अब एटॉमिक नंबर पे आते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे आते हैं। 92 है, 82 है, 10 इधर कम है, 8 इंटू 2 तो 10 यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए, 6 ज्यादा हो गए, तो बीटा पार्टिकल बेसिकली कितने हो जाएंगे, 6। और अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। तो यूरेनियम 238 के डिसइंटीग्रेशन से आपको क्या मिलता है, स्टेबल लेड का आइसोटॉप मिलता है, 8 अल्फा पार्टिकल मिलते हैं, 6 बीटा पार्टिकल मिलते हैं। अब यहां से आपको यह पता करना है कि यूरेनियम एट द टाइम ऑफ रॉक फॉर्मेशन कितना प्रेजेंट था और टाइम टी पे कितना प्रेजेंट है। तो एक बात बताना, जो सैंपल है आपके पास 92 238 और इससे क्या बनेगा, लेड 82 206, केवल इतना ही लिखते हैं। सैंपल तो आपको आज मिला है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे मिला है। सैंपल आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन तो नहीं मिला ना, तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन यूरेनियम कितना था ये नहीं पता, और पीबी तो उस टाइम पे होगा ही नहीं। आपको सैंपल आज मिला है टाइम टी इक्वल टू टी पे, और टाइम टी इक्वल टू टी पे आपने सैंपल का कंपोजिशन स्टडी किया तो ये पता चल गया कि सैंपल में यूरेनियम इतना है और लेड इतना है। लेट अस से कि यूरेनियम कितना है W ग्राम और लेड कितना है Y ग्राम। ठीक है, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये कितना होगा, बेसिकली 0 ग्राम। ठीक है, ये कितना होगा, 0 ग्राम। लेड टाइम टी इक्वल टू 0 पे नहीं है, और यूरेनियम कितना होगा, बेसिकली W प्लस X ग्राम, और X का अमाउंट कितना है ये नहीं पता है। टाइम टी इक्वल टू टी पे W ग्राम यूरेनियम है, Y ग्राम अपने पास कौन है, लेड है। और टाइम टी इक्वल टू 0 पे एट द टाइम ऑफ रॉक फॉर्मेशन केवल यूरेनियम रहा होगा। यूरेनियम कितना रहा होगा, W प्लस X ग्राम, और ये X ग्राम कितना है ये पता करना है।
और उस समय पे लेड कितना रहा होगा, 0। ये इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन से आप पता कर सकते हो। बताइए इसका एटॉमिक वेट कितना है, 206, इसका कितना है, 238। दोनों के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लगा हुआ है, 1। इसका मतलब क्या पता किया जा सकता है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स कि 206 ग्राम पीबी किससे प्रोड्यूस होता है, 238 ग्राम यूरेनियम से प्रोड्यूस होता है। 1 ग्राम पीबी को प्रोड्यूस करने के लिए 238 डिवाइडेड बाय 206 ग्राम यूरेनियम जरूरत पड़ेगा। और पीबी आपने कितना प्रोड्यूस किया है, y ग्राम। तो y ग्राम पीबी को प्रोड्यूस करने के लिए यूरेनियम कितना लगा होगा, 238 डिवाइडेड बाय 206 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय y। इतना यूरेनियम लगा होगा और इतना यूरेनियम इनिशियल सैंपल में ज्यादा होगा, तो ये सारा का सारा यूरेनियम कन्वर्ट होकर किसमें आ गया होगा, पीबी में। तो आपको x पता चल चुका है। बताइए कितना यूरेनियम और एक्स्ट्रा लगा होगा, मतलब कि इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे w ग्राम के अलावा कितना यूरेनियम और प्रेजेंट होगा, ये। तो ये कितना है बेसिकली 238 डिवाइडेड बाय 206 इंटू वाई ग्राम। इतना यूरेनियम इनिशियली और प्रेजेंट है और w ग्राम तो प्रेजेंट है ही सही। इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे यूरेनियम का अमाउंट आपको पता है, टाइम t इक्वल टू t पे यूरेनियम का अमाउंट आपको पता है। अमाउंट बेसिकली क्या हो गया, वेट। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में रेडियो एक्टिव प्रोसेस के लिए क्या आता है, नंबर ऑफ एटम्स। कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ये बेसिकली वेट के प्रोपोर्शनल ही है। वेट जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ एटम्स भी उतने ज्यादा होंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, ln n नॉट डिवाइडेड बाय nt दैट इज इक्वल टू लैम्डा t। इनिशियली यूरेनियम का अमाउंट कितना है, तो इनिशियली यूरेनियम का अमाउंट कितना है, w प्लस 238 डिवाइडेड बाय 206 इंटू वाई ग्राम। इतना यूरेनियम का अमाउंट है। टाइम t इक्वल टू t पे यूरेनियम का अमाउंट कितना है, w ग्राम, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी। यहां पर बेसिकली आपको क्या पता करना है कि टाइम t इक्वल टू टी पे यूरेनियम कितना है और लेड कितना है। यूरेनियम कितना है, w ग्राम, लेड कितना है, y ग्राम। y ग्राम लेड को डेवलप करने के लिए यूरेनियम कितना इस्तेमाल हुआ होगा वो आपने निकाला। तो इनिशियली यूरेनियम कितना होगा, टाइम t इक्वल टू टी पे जितना यूरेनियम है प्लस दिस मच अमाउंट। ये इनिशियल क्वांटिटी है, ये फाइनल क्वांटिटी है। दोनों की वैल्यू आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सब्स्टिट्यूट करोगे। यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन का रेट कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, दैट मींस कि डिके कांस्टेंट पता होना चाहिए। डिके कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट करोगे तो टाइम टी आपको पता चल जाएगा। और टाइम टी मतलब क्या हो गया, एज ऑफ रॉक पता चल जाएगा। वापस से सुन लीजिए, एज ऑफ रॉक कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता करना है, बेसिकली इनिशियली रॉक फॉर्मेशन के टाइम पे सैंपल के अंदर केवल यूरेनियम है, ठीक है, लेड कितना है, 0। लेकिन टाइम t इक्वल टू 0 पे तो सैंपल अपने पास नहीं है, टाइम t इक्वल टू t पे सैंपल अपने पास आया है। तो टाइम t इक्वल टू t पे यूरेनियम कितना है, w ग्राम, लेड कितना है, y ग्राम। तो टाइम t इक्वल टू t पे यूरेनियम का मास कितना है ये तो पता है। इनिशियली यूरेनियम का मास कितना है ये आपको पता करना है। तो मोल कंसेप्ट आपने यूज किया। मोल कंसेप्ट से क्या निकाला कि y ग्राम लेड किससे बनेगा, y ग्राम लेड जिससे भी बना इस मास को w ग्राम में ऐड कर दो तो इनिशियल ग्राम्स ऑफ यूरेनियम आपको पता चल गया। इनिशियल वेट आपको पता है, फाइनल वेट आपको पता है, डिके कांस्टेंट लैम्डा का वैल्यू पता है। तो टाइम t इक्वल टू दैट मींस की एज ऑफ रॉक आपको पता चल जाएगी, ठीक है। रेडियो एक्टिव प्रोसेस के लिए दोनों क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और ये पता है कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो किसी पर्टिकुलर रूम में स्पिल हो जाता है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीट प्रेजेंट है। अब ये डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट होने से क्या बनेंगे, स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे और हार्मफुल रेडिएशन एमिट होंगी। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे रेडिएशंस का वैल्यू या रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी मैक्सिमम है। और मैक्सिमम कितना है, जितना परमिसिबल वैल्यू हो सकता है, जितना सेफ वैल्यू हो सकता है उससे 10 टाइम्स वैल्यू है अभी। इस रेडियो एक्टिव सैंपल का हाफ लाइफ आपको दे रखा 30 डेज और ये पूछा है कि इस रूम में एंटर करना कब सेफ होगा। तो कब सेफ होगा कि इसकी एक्टिविटी 10 टाइम से रिड्यूस होकर सेफ वैल्यू तक आ जाए। सेफ वैल्यू कितना होगा, 1 टाइम। तो लेट अस से कि सेफ वैल्यू कितना है, E नॉट। तो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे रेडियो एक्टिव सैंपल से जो रेडिएशंस निकल रहा है या रेडियो एक्टिव सैंपल की जो एक्टिविटी है वो कितनी है, 10 टाइम्स है। आपको रिड्यूस करके कहां पे लानी है, 1 टाइम तक लानी है। और 1 टाइम रेडिएशंस का वैल्यू होगा या एक्टिविटी का वैल्यू होगा तो इस रूम में सेफली एंटर किया जा सकता है। हाफ लाइफ आपको दे रखा है और गैस करना है कि कितना टाइम लगेगा जब 10 टाइम से रिड्यूस होकर एक्टिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 टाइम।
तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहां पे यूज करना है। क्या होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? ln a नॉट डिवाइडेड बाई at दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी। ए नॉट और एटी नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा? एक्टिविटी। या इसको और कैसे लिखा जा सकता है? ln एन नॉट डिवाइडेड बाई एन टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी। लैम्डा यहां पे क्या होगा? डिके कांस्टेंट। बताइए डिके कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, डिके कांस्टेंट आपको दे नहीं रखा है, तो डिके कांस्टेंट लैम्डा कितना होगा? ln2 डिवाइडेड बाई के, सॉरी ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। या टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है? ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ कितना हो गया? 30 डेज। तो ये वैल्यू बेसिकली यहां पे आपको पुट करनी है। इससे क्या आ जाएगा? टाइम का वैल्यू आ जाएगा। इनिशियली एक्टिविटी कितनी है? 10 a नॉट। टाइम टी पे एक्टिविटी कितना हो जाना चाहिए? परमिसिबल वैल्यू के इक्विवेलेंट। परमिसिबल वैल्यू कितनी है? a नॉट दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी। लैम्डा का वैल्यू कितना है? ln2 डिवाइडेड बाई 30 इंटू टी। और टी की वैल्यू बेसिकली यहां से कितना आ जाएगा? ln10 हो गया। ln10 बेसिकली क्या हो जाएगा? 2.303। log10 की वैल्यू हो जाती है 1 मल्टीप्लाइड बाई 30। ln2 कितना हो जाएगा? 2.303 मल्टीप्लाइड बाई log2 कितना होता है? 0.3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एटलीस्ट 100 डेज आ जाएगा यहां पे आंसर। तो 100 डेज से पहले आप रूम में सेफली एंटर नहीं कर सकते हो, और 100 डेज के बाद आप रूम में सेफली एंटर कर सकते हो, क्योंकि एक्टिविटी जो इनिशियली 10 टाइम्स थी वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? सेफ वैल्यू को अप्रोच करेगा। केवल ये पता होना चाहिए था कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा रेडियो एक्टिव सैंपल का एक्टिविटी डिक्रीज करेगा। फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? हाफ। सेकंड हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? उसका भी हाफ। इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप दे रखा है X, ये डिसइंटीग्रेट होकर स्टेबल प्रोडक्ट Y बनाता है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है 6.93 इंटू 10⁹ ईयर्स। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है? मून से आपने एक रॉक सैंपल को कलेक्ट किया है। रॉक सैंपल के अंदर टाइम t इक्वल टू टी पे जब आपने ये सैंपल कलेक्ट किया है उस समय पे x और y का मोलर रेशियो है 1:7। तो आपको ये पता करना है कि सैंपल दैट मींस कि रॉक के सैंपल का एज क्या होगा। तो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 की अगर बात करें, रॉक फॉर्मेशन की अगर बात करें, x से क्या बन रहा है? y। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे केवल क्या होगा? x होगा, और y यहां पे नहीं होगा। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे x कितना होगा? y तो बेसिकली होगा ही नहीं। x कितना होगा ये आपको पता करना है। इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि टाइम t इक्वल टू t पे x और y का जो मोलर रेशियो है वो कितना है? 1:7। मतलब कि प्रेजेंट टाइम पे रॉक के सैंपल में 1 मोल अगर x प्रेजेंट है तो उसी के लिए 7 मोल y प्रेजेंट है। तो 7 मोल y को बनने के लिए कितने मोल x डिसइंटीग्रेट होगा? 7 मोल। तो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे x कितना प्रेजेंट हो सकता है? 1 + 7। इनिशियल नंबर ऑफ मोल आपको मिल गए, टाइम t पे नंबर ऑफ मोल मिल गए, किसके? रेडियो एक्टिव सैंपल के। और इस रेडियो एक्टिव सैंपल के बारे में आपको क्या पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और टी हाफ का वैल्यू आपको दे रखा है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है? ln a नॉट डिवाइडेड बाई at दैट इज इक्वल टू kt। रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए क्या लिख सकते हैं? k को डिके कांस्टेंट लैम्डा लिख सकते हैं, और ln a नॉट दैट मींस कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई एट टाइम t इक्वल टू 0, n नॉट और nt से भी रिप्लेस इसको किया जा सकता है। शुरुआत में जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे उतने ही ज्यादा एटम्स होंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ मोल यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो बताइए इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 एट द टाइम ऑफ रॉक फॉर्मेशन ऑफ x कितना प्रेजेंट है? यहां पे 8, और प्रेजेंट टाइम पे कितना प्रेजेंट है? 1 इक्वल टू लैम्डा इंटू टी। लैम्डा की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, टी हाफ का वैल्यू दे रखा है। तो बताइए टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। टी हाफ की वैल्यू कितनी है? 6.93 इंटू 10⁹ ईयर्स, और ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ln2 कितना होता है? बेसिकली 0.693। 0.693 से कितनी टाइम्स कट जाएगा? 10 टाइम्स। तो ये हो गया 10⁻10। तो लैम्डा हो गया 10⁻⁻10 पर ईयर। लैम्डा की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आ जाएगा? ln 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा 10⁻⁻10
पर ईयर दैट इज इक्वल टू टी। तो ये कितना हो गया बेसिकली ln 8 इंटू 10⁻10 ईयर्स। ये आपके पास टाइम टी पता चल गया, मतलब कि रॉक की एज आपने पता कर ली। क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था कि जब आप सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो तो उस सैंपल को कलेक्ट करते समय वहां पर x और y का जो मोलर रेशियो है 1:7 है, और इस मोलर रेशियो से आपने क्या पता किया कि प्रेजेंट टाइम पे x कितना है 1। तो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे x कितना रहा होगा 1 + 7 दैट इज 8, और इस इंफॉर्मेशन से रॉक का एज आपने निकाल लिया। कितना आंसर आ गया ln 8 इंटू 10⁻10 ईयर्स। ओके, रेडियो एक्टिव प्रोसेस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर अ रेडियोएक्टिव डिके व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा आफ्टर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 30 केल्विन। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट होगी? बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करता है? आरेनियस थ्योरी। आरेनियस थ्योरी में एक इक्वेशन आता है k इक्वल टू a इंटू e⁻−EA/RT। किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट k है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इसको फर्स्ट किसने एक्सप्लेन किया था? आरेनियस ने। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इस इक्वेशन से आप क्या पता करते हो कि रेट कांस्टेंट k का वैल्यू इंक्रीज होगा। और आपको यह भी पता है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या हर 10 केल्विन के राइज पे रेट कांस्टेंट k का वैल्यू कितना इंक्रीज होता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट पे डिपेंड करता है। यूजुअली टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपको कितना दिया जाता है? 2। इसका मतलब है कि हर 10 केल्विन टेम्परेचर के राइज पे रेट कांस्टेंट k का वैल्यू क्या हो जाता है? डबल। 20 केल्विन के राइज पे कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। और 30 केल्विन के राइज पे कितना हो जाना चाहिए? 8 टाइम्स। तो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन के लिए किसकी बात होती है? रेट कांस्टेंट k की। रेडियो एक्टिव डिके के लिए किसकी बात होती है? डिके कांस्टेंट लैम्डा की। बात एक ही है बेसिकली। तो क्या आरेनियस इक्वेशन को फॉलो करते हुए 30 केल्विन के राइज पे डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू 8 टाइम्स हो जाएगी? दैट मींस कि 8 लैम्डा हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्या? बताओ। ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंस का जो वैल्यू है वो आरेनियस थ्योरी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन रेडियो एक्टिव डिके के लिए रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस है ये एक्सटर्नल प्रोसेस या एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इनफैक्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है? सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, आयोनाइज्ड है या न्यूट्रल है? किसी भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल फैक्टर पे रेडियो एक्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है। नहीं डिपेंड करता है, इसका मतलब कि यहां पे जो डिके कांस्टेंट लैम्डा है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर लो या टेम्परेचर डिक्रीज कर लो, डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू लैम्डा ही रहेगी। लैम्डा बेसिकली क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और यहां से एक बात और पता चल जाती है कि आरेनियस इक्वेशन का रेडियो एक्टिव प्रोसेस के लिए कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि आरेनियस इक्वेशन बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है? टेम्परेचर डिपेंडेंस, और रेडियो एक्टिव प्रोसेस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता ही नहीं है। एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं? आरेनियस इक्वेशन does not have any significance for radioactive process। तो डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी लैम्डा ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरेनियस इक्वेशन पर बेस्ड है। आरेनियस इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a इंटू e⁻⁻ क्वेश्चन में एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको दे रखा है और यह पूछा है कि कौन से पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ 20 मिनट हो जाएगी। हाफ लाइफ की वैल्यू आपको दे रखी है t हाफ इज इक्वल टू 20 मिनट। तो t हाफ की वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट कांस्टेंट k का वैल्यू आ सकता है। t हाफ इज इक्वल टू कितना होता है? ln2 डिवाइडेड बाई k। t हाफ की वैल्यू पता है, ln2 की वैल्यू पता है, तो यहां से आ जाएगा रेट कांस्टेंट k। और इस पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट k के लिए टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट होगी ये आरेनियस इक्वेशन से आ जाएगा। रेट कांस्टेंट k का वैल्यू पता चल गया। फ्रीक्वेंसी फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो यहां से वैल्यू किसका आ जाएगा? टेम्परेचर का। और इस क्वेश्चन को आपको ही सॉल्व करना है। मैंने बस यहां पे मेथड आपको बता दिया, मेथड वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं। रिएक्शन आपको दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर और ये पूछा है कि कौन से पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए रिएक्शन का हाफ लाइफ 20 मिनट हो जाएगा।
हाफ लाइफ दे रखा है 20 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना होता है, ln2 डिवाइडेड बाई के। यहां से क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के का वैल्यू, और रेट कांस्टेंट के की वैल्यू के लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी आर्रेनियस इक्वेशन से। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन के लिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से कंसेप्ट वापस रिकॉल हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन A to B इट हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 17 किलो जूल पर मोल ऑफ A से अगर आपको B जाना है तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना दे रखा है, 17 किलो जूल पर मोल ऑफ A। इफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज 40 किलो जूल पर मोल, देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, B to A। तो रिएक्शन में आपको डाटा क्या दे रखा है कि A to B अगर आपको जाना है तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17 किलो जूल पर मोल, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो आपको कितना दे रखा है, 40 किलो जूल पर मोल। तो +40 लिखना है या -40 लिखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखा है, दैट मींस डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -40 किलो जूल पर मोल। और पूछा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड आपसे पूछा है। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में B to A अगर आना है तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की टर्म में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, यही कॉन्सेप्ट यहां से रिकॉल करना था। तो फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ये वैल्यू आपको दे रखी है -40। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड जब आप A से B जा रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना दे रखा है, 17 किलो जूल पर मोल ऑफ A, और पर मोल ऑफ A के लिए ही आपने रिएक्शन यहां पे लिखा है। तो ये वैल्यू आपके पास 17 किलो जूल पर मोल, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57 किलो जूल पर मोल। और कंसेप्ट क्या रिकॉल करना था कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज का जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला बनता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, H2O2 का डीकंपोजिशन है 300 केल्विन पे, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है 16 किलो कैलोरी पर मोल। अब आगे क्या बात है, ये एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलो कैलोरी पर मोल तक डिक्रीज हो जाता है जब इसमें कैटलिस्ट ऐड किया जाता है। एकदम सही बात है, जब कैटलिस्ट ऐड किया जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर रिड्यूस हो जाता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है कैटलिस्ट जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम होता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो अब यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली कितना हो गया, 10 किलो कैलोरी पर मोल। और क्या पूछा है कि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है 300 केल्विन पे, हाउ मेनी टाइम्स इज द कैटलाइज्ड रिएक्शन फास्टर देन अनकैटलाइज्ड वन। तो शुरुआत में जो रिएक्शन था उसके बाद कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन का जो रेट है वो कितना गुना बढ़ गया, या रिएक्शन का रेट कितना फास्ट हो गया। तो रिएक्शन का रेट कितना फास्ट हो गया या कहां से निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट के से, क्योंकि रिएक्शन की जो रेट होती है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आपने ये निकाल दिया कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू प्रीवियस रेट कांस्टेंट के कंपैरिजन में कितना हो गया, तो सेम रेशो आप किसके लिए बोल सकते हो, रिएक्शन रेट के लिए बोल सकते हो। लेट अस से कि इनिशियली रेट कांस्टेंट कितना था के, और फाइनली रेट कांस्टेंट कितना हो गया के डैश, इनिशियल फाइनल। तो आपको बेसिकली क्या बताना है, के डैश और के का रेशो बताना है। ये रेट कांस्टेंट का रेशो जो होगा इससे आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन रेट में कितना इंक्रीज आया है, बिकॉज रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर आपने सेम रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली चेंज कर रहे हो। आरएनएस इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है कि रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। लॉग लेंगे ई की बेस पे तो कितना हो जाएगा, ln के इज इक्वल टू ln ए माइनस ई ए बाई आर टी। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करना है 2 टाइम्स। एक बार एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 16 किलो कैलोरी पर मोल। एक बार एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, 10 किलो कैलोरी पर मोल। और यहां से आपको के डैश और के का रेशियो निकालना है। तो इसी इक्वेशन को बेसिकली 2 बार लिखना है। तो इनिशियली क्या हो जाएगा, ln के इज इक्वल टू ln ए माइनस ई ए बाई आर टी। आर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर की वैल्यू टी कॉन्स्टेंट है 300 केल्विन,
और ये कितना हो गया अपने पास 16 किलो कैलोरी पर मोल, किलो मतलब 1000 और कैलोरी पर मोल। तो गैस कांस्टेंट के का, गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू भी आप कैलोरी पर मोल में ही लिखना। ln k डैश कितना हो जाएगा, ln a माइनस, अब एक्टिवेशन एनर्जी कितना है 10,000 कैलोरी पर मोल, गैस कांस्टेंट आर और टेम्परेचर कितना है 300। k डैश बाई k का रेशियो आपको निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ln k डैश बाई k ही आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब ये माइनस में हो जाएगा या प्लस में हो जाएगा। प्लस में हो गया तो 1/r इंटू 300 तो कॉमन आ जाएगा और बेसिकली कितना हो जाएगा 16,000 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा 6,000। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने पे कितना हो गया, ln k डैश डिवाइडेड बाई k दैट इज इक्वल टू 6 इंटू, सॉरी ये हो गया 320 डिवाइडेड बाई r का वैल्यू कितना होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। 2 से कितना हो गया 10 टाइम्स, k डैश बाई k का वैल्यू कितना हो जाएगा e रेज़ टू पावर 10। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि फाइनल रेट कांस्टेंट इनिशियल रेट कांस्टेंट के कंपैरिजन में e रेज़ टू पावर 10 टाइम्स हायर है। e रेज़ टू पावर 10 टाइम्स अगर ये हायर है तो k डैश बाई k का वैल्यू हो गया e रेज़ टू पावर 10। और इसी रेशियो के लिए आप क्या बता सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो भी बेसिकली यही होगा। फाइनल जो आपके पास रेट कांस्टेंट k डैश है ये इनिशियल रेट कांस्टेंट k के कंपैरिजन में ज्यादा है। फाइनल रेट कांस्टेंट अगर ज्यादा है दैट मींस कि फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन से e रेज़ टू पावर 10 टाइम्स हायर। ओके